नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 26 होगी भाई, जिसके अंदर हम वही 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी होंगे, नेशनल जीके के क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश और विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन होंगे। केवल 30 मिनट की क्लास होगी और 5 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। तो जो भी दोस्त जुड़े हैं भाई, तो जल्दी से भाई वो सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप को आप जानते हैं उस ग्रुप के अंदर भाई सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं भाई। ठीक है भाई, हर रोज 12 बजे आपकी क्लास होती है। इसके साथ में 25 क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप इससे 2100 प्लस क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, जो कि 25 क्लास के आपको अभी मिल जाएंगे, और बाकी जैसे जैसे क्लासेज होंगी उस टाइम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 500 क्वेश्चन हरियाणा जीके, 500 नेशनल जीके, 500 हिंदी इंग्लिश और विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जो कि सीईटी के लिए बहुत ही आपके भाई कारगर साबित होंगे। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं भाई नेशनल जीके के ऊपर। नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे हम हरियाणा जीके के करते थे, आज पहले नेशनल को उठाते हैं और फिर हरियाणा जीके और फिर साइंस, हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन संधि में, जो गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था, में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई भाई? तो ये आपको आंसर बताना है। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था उसके अंदर मध्यस्थ की जो भूमिका निभाने वाले थे, उनका नाम है भाई तेज बहादुर सप्रू। यानी कौन थे भाई? तेज बहादुर सप्रू थे भाई। कौन थे भाई? तेज बहादुर सप्रू क्या थे? गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे भाई। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में फिस्कल पॉलिसी को कौन तैयार करता है? हिंदी में सुन लीजिए। भारत में किस संगठन ने राजकोषीय नीति तैयार की है? कहने का मतलब है फिस्कल पॉलिसी को तैयार करने का काम है भारत के अंदर किसका है भाई? फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति को तैयार करने का काम किसका है भाई? वित्त मंत्रालय का है। किसका है भाई? वित्त मंत्रालय इसको क्या करता है भाई? तैयार करता है भाई। ठीक है भाई, तो वित्त मंत्रालय आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश के अंदर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ द फिनांस को ही हम वित्त मंत्रालय बोलते हैं भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन क्या है भाई? इकोनॉमिक ड्रेन भाई। इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया भाई? ठीक है भाई, तो आपका क्या आंसर होगा भाई? बताइए भाई जल्दी से। इकोनॉमिक ड्रेन भाई तो किसने किया था भाई? ये दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने क्या किया था कि भाई इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सबसे भाई ओल्ड मैन है, वो किसको बोलते हैं हम? कहीं दादा भाई नारोजी को तो नहीं बोलते। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। इसके बाद अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स, किसने प्रतिपादित की भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स किसने प्रतिपादित की? तो इसमें किसका हो जाएगा आपका भाई? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। देखिए भाई, या तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, या फिर
जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। कंप्लीट 2100 प्लस क्वेश्चन भाई तैयार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे उसकी वीडियो हर रोज आपको मिल रही है, पिछले 2 दिन से लगातार मिल रही है, बीच में कुछ गैप आ गया था, इसलिए नोट्स कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स को क्या किया था, प्रतिपादित किया था भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई आत्मीय सभा के? आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे, आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे, उनका नाम आता भाई राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या थे भाई? आत्मीय सभा के क्या थे भाई? संस्थापक थे। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं भाई? आधुनिक यानी कि द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन को बोलते हैं। बंगाल पुंजागण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है भाई? किसको जाना जाता है? वो भी राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है भाई, सुगोली की संधि। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हो, सुगोली की संधि 1816 में हुई थी। आपको बताना है किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश सरकार और किसके बीच में हुई थी? तो गोरखों के बीच में हुई थी भाई। किसके बीच में? अब अगला क्वेश्चन है, सुगोली संधि क्या है भाई? सुगोली संधि अगर पूछा जाए सुगोली संधि कब हुई थी, तो हुई थी भाई 1816 में भाई, जब भाई ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में 1814 से लेकर 1816 तक युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद आपको पता है एक संधि होती है, तो नेपालियों को हम गोरखा के नाम से यहाँ पे वो करते हैं। तो किस किस के बीच में हुई थी ये हुई थी भाई ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार, क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन था भाई उस टाइम पे। ब्रिटिश भारत सरकार और गोरखों के बीच में क्या हुई थी भाई? सुगोली संधि हुई थी। तो ये आपके भाई 6 क्वेश्चन है भाई, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम एक हरियाणा जीके की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है भाई, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेशन को शेयर भी साथ साथ में जरूर करें भाई। ठीक है भाई, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट इसका। आइए इसके बाद वही अगला हम हरियाणा जीके की तरफ चलते हैं। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत कौन सी है? हरियाणा की वह रियासत है जो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा क्या करती थी भाई? सबसे ज्यादा सहयोग करती थी। उस रियासत का नाम बताना है। तो अंग्रेजों को जो भाई सबसे ज्यादा जो भाई सहयोग करने वाली रियासत कौन सी थी? ताउडू रियासत थी भाई। क्या थी भाई? ताउडू रियासत थी। और अगला क्वेश्चन है, ताउडू का किला। अगला क्वेश्चन क्या है? ताउडू का किला कौन से जिले में है? ताउडू का किला कहां पर है? तो आपको क्या बताना है? नूह के अंदर क्या है भाई? ताउडू का किला है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, आध्यात्मिक शिक्षक गांव किस शहर को बोला जाता है या फिर किस जिले को बोला जाता है? तो आप सभी जानते हैं, चाहे मिलेनियम सिटी हो, चाहे आपका मनोरंजन सिटी हो, आध्यात्मिक शिक्षक गांव हो, मेडी सिटी हो, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा हो, तो ये सब नाम किसके हैं भाई? गुरुग्राम के हैं भाई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डबचिक। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है एक है भाई डबचिक। क्या है भाई? डबचिक। डबचिक क्या है भाई? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और ये भाई कहां पर है? तो ये भाई होडल में, होडल यानी कि पलवल के अंदर है भाई। पलवल के अंदर क्या है भाई? ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भाई। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि एचएसएससी के चेयरमैन कौन है भाई? एचएसएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है भाई? ऐसे कैसे व्यक्ति हैं
जो कि हर रोज आपका सीईटी का पेपर को करवाते हैं, हर रोज आपकी भाई वैकेंसियों को बताते हैं कि आपकी इतनी वैकेंसी है, अगले दिन उस वैकेंसी को बदल भी देते हैं। अगले दिन पहले दिन 30,000 वैकेंसी बताते हैं, अगले दिन 25,000 वैकेंसी बताते हैं। ठीक है, वो कौन है भाई? हमारे एचएसएससी के चेयरमैन यानी कि भोपाल सिंह खद्दरी हैं भाई। ठीक है भाई, हमारे वर्तमान में चेयरमैन हैं भाई, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे हुए हैं। जितनी भी जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें फर्जी तरीके से अगर कोई लगा हुआ है तो उनको हटाने का काम भी हमारे एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खद्दरी आज के टाइम कर रहे हैं भाई। और सीईटी को पेपर को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर पेपर कराया जा सकता है तो हम कराएंगे भाई। और हर रोज इंटरव्यू के अंदर भी बताते हैं कि हमारा ये प्लान है, इस तरीके से हम भाई क्या करेंगे, इस तरीके से आपका सीईटी का पेपर बताएंगे। सिलेबस को लेकर भी बयान देते हैं, सिलेबस को लेकर कहते हैं कि अब की बार स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा, इतने नंबर का ये आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जब गए थे तो उन्होंने बताया था। लेकिन कल हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई अब क्या है कि सिलेबस जो आपकी पॉलिसी के अंदर लिख दिया गया है वही आपका सिलेबस होगा भाई, वही आपका सिलेबस होगा। आपकी हरियाणा जीके होगी, नेशनल जीके होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, कंप्यूटर होगा, विज्ञान होगी, करंट अफेयर्स होगी। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कितना आएगा इसके बारे में कुछ नहीं है भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट कितना आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बारे में और मार्क्स को लेकर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को लेकर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ऐसे महान हैं भाई हमारे एचएसएससी के चेयरमैन, जो लगातार भ्रष्टाचार और एचएसएससी के सीईटी के पेपर को कराने में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था भाई हमारा ये। हमारे कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें सही भी हैं। देखिए, अगर पीछे भर्तियों को लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई बायोमेट्रिक कर रहे हैं, तो उनको लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनसे एक गुजारिश है कि एचएसएससी के सीईटी के पेपर को जल्द से जल्द भाई करा दिया जाए, ताकि जितने भी युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं 30,000 वैकेंसी सी ग्रुप के लिए, 20,000 डी ग्रुप के लिए, जल्दी से जल्दी वो पेपर कराए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स अपना भाई अपना जो भी उन्होंने पढ़ा है वो सब अपने पेपर के अंदर दिखा सकें और अपने टैलेंट से अपनी नौकरी को ले सकें भाई। ऐसी उम्मीद करेंगे एचएसएससी के चेयरमैन से कि भाई जल्दी से जल्दी भाई भर्तियों को कराने का प्रयास करें भाई। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, डबचिक यानी कि होडल यानी कि पलवल के अंदर है भाई। केएमपी एक्सप्रेस वे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है भाई? केएमपी एक्सप्रेस वे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है भाई? तो कौन सा हो जाएगा भाई? पलवल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे हरियाणा जीके के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओरिएंट कंपनी का कारखाना कहां पर स्थित है? ओरिएंट कंपनी का कारखाना कहां पर स्थित है? तो क्या हमें बताना है? गुरुग्राम में है भाई। कहां पर है भाई? ओरिएंट कंपनी के जो पंखे आते हैं, आजकल कूलर भी आते हैं, तो क्या है कि उनकी जो कंपनी का जो कारखाना है वो कहां पर है भाई? वो गुरुग्राम के अंदर है। सोना का किला किस जिले में स्थित है? बताने की जरूरत नहीं है, गुरुग्राम के अंदर है। और बादशाहपुर का किला कहां पर स्थित है भाई? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो ये आपके भाई हरियाणा जीके के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं भाई। चेयरमैन साहब का क्वेश्चन आप सभी को भाई मजाक लगा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे वर्तमान में चेयरमैन कौन है। हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि एचएसएससी के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, वो सब हमने बता दिया। स्टूडेंट्स के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं वो सब हम बता चुके हैं। इसलिए आज हमने यही क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन कौन है। ठीक है भाई, तो आप सभी ने बता दिया होगा। ठीक है भाई, इसके बाद हिंदी की तरफ चलते हैं भाई। हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी में कौन सा शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में समान रहता है भाई? कौन सा शब्द
हिंदी भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है भाई प्रधानमंत्री, घोड़ा, नर, चिड़ा। चिड़ा का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो चिड़ी हो जाएगा भाई, और घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, नर का नारी हो जाएगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री दिया हुआ है। प्रधानमंत्री चाहे महिला हो चाहे क्या नाम है भाई पुरुष हो, दोनों के लिए क्या वर्ड यूज होता है? केवल प्रधानमंत्री यूज होता है। तो प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रहता है। अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है भाई? अनुशासन शब्द है, उसके अंदर भाई उपसर्ग क्या होगा? तो अनुशासन को बोलते हैं भाई अनु प्लस का शासन। तो क्या हो जाएगा? अनुशासन। क्या हो जाएगा भाई? अनुशासन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। आज तक किसी का अगर कोई शत्रु ही नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई? कि भाई वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। शत्रु किसके बनते हैं? जब आप एक मंजिल ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपके शत्रु बनने स्टार्ट हो जाते हैं। 2 मंजिल ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर और ज्यादा दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और इस तरीके से जब आप ऊंचाइयों को छूते हैं तो भाई दुश्मन ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन बार बार किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु हो जाता है भाई। तय और थ का उच्चारण क्या है? तय और थ का उच्चारण क्या है? तय और थ का उच्चारण है भाई तय और थ दोनों जाके, यानी कि हमारी जो जीभ है वो क्या है भाई? वो हमारे दांतों को टच करती है। तो दंत्य कौन सा उच्चारण हो जाएगा भाई? दंत्य इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। दीपक दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक या कर्मक? सकर्मक को क्या होता है? कर्म की आवश्यकता होती है, और कर्म को आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो भी चीज आए, जो भी क्रिया हो, उसके साथ में क्या और किसको जोड़ दो भाई। क्या और किसको जोड़ दो? जैसे कहा गया दीपक दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है भाई? कुछ नहीं मिला। किसको दौड़ रहा है? तो किसको भी कोई हमें जवाब नहीं मिला। तो इसलिए क्या है? कोई कर्म नहीं है भाई यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दौड़ना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि भाई मोहन फल खाता है, तो हम कहेंगे क्या खाता है? फिर कहेंगे फल खाता है। इसका मतलब भाई क्रिया हमें मिल गई, क्रिया के साथ में कर्म हमें मिल गया, तो क्या हो गया? तो भाई वो सकर्मक क्रिया होगी। तो मोहन दौड़ रहा है, तो क्या दौड़ रहा है और किसको दौड़ रहा है? तो कुछ हमें जवाब नहीं मिलता, तो वो कौन सी हो जाती हैं? अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद इंग्लिश या विज्ञान, विज्ञान करते हैं भाई पहले जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो कि आपको भाई बिल्कुल इजी हैं, लेकिन गलत होने के चांसेस फिर से रहते हैं भाई, फिर से चांसेस रहते हैं। देख लेते हैं भाई क्या है। विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे खाली, फिर आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, वेग के साथ गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इंग्लिश में बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ईएम वेव की गति कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है? तो हम आपको बता देते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट की स्पीड से क्या करती हैं भाई? क्या करती हैं? मूव करती हैं 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड भाई। तो ऑप्शन के अंदर आएगा भाई प्रकाश के वेग के बराबर। क्या आ जाएगा? पेपर में पूछा जाए प्रकाश के वेग के बराबर क्या होती है भाई? उनकी वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी होती है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, दिशा में संरेखित होती है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? कहने का मतलब है कि एक आपके पास बार मैग्नेट है, एक क्या है भाई? एक बार मैग्नेट है। जब आप उस बार मैग्नेट को हमेशा जो सस्पेंड करोगे, उस बार मैग्नेट को हमेशा क्या करेंगे? फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने, एक बार मैग्नेट सस्पेंड करने पर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। किस में रहती है भाई? अपने आप अपनी पोजीशन चेंज करके नॉर्थ में नॉर्थ पोल चला जाता है और साउथ में साउथ पोल चला जाता है। तो हमें क्या लिखना है? एक स्वतंत्र रूप से
एक बार मैग्नेट कौन सी दिशा में संरेखित होती है, तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ का मतलब उत्तर है और फिर साउथ का मतलब दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी भवन में बिजली के उपकरण जुड़े हुए हैं, आपके घर में बिजली आती है, आपके घर में बिजली आती है, तो जो आपके घरों की जो वायरिंग है वो कैसे होती है भाई, आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, क्या वो सीरीज में होती है, क्या वो पैरेलल में होती है। तो साथियों जैसा कि हम आपको बता दें, जब भी आप किसी भी वायर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस क्या हो जाती है उसके अंदर आपकी इंक्रीज हो जाती है और करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो वोल्टेज आपके स्विच से आता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जो पहला बल्ब आपका जलेगा वो फुल आपके उसको पूरी वोल्टेज मिली भाई, लेकिन वहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गई, अगली जो बल्ब जलेगा जो सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो उसको कम वोल्टेज मिलेगी तो वो थोड़ा सा कम जलेगा। और इस तरीके से अगर सारे अप्लायंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो कोई अप्लायंस ऐसा बचेगा जिसके पास वोल्टेज पहुंचेगी ही नहीं। तो इसलिए हमेशा घरों के अंदर जो भी वायरिंग होती है, जो भी वायरिंग होती है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, समानांतर, यानी समानांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल में आपके सभी अप्लायंस को जोड़ा जाता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें भाई, ठीक है भाई। तो अब क्या हो जाएगा, एक घर के अंदर जितने भी अप्लायंस हैं उसके अंदर भाई सारे के जो सारे हैं, सारे के जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसके अंदर जुड़े रहते हैं भाई, समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। इसके बाद है एक महीने के दौरान उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापा जाता है या यूनिट, जैसे कि बिजली का बिल आ गया भाई, बिजली का बिल आ गया 200 यूनिट निकली है भाई, 200 यूनिट निकली है, तो इसे एक यूनिट का मतलब क्या होता है। आजकल डिजिटल मीटर चले हुए हैं लेकिन अब आपको जाके देखते हैं वहां पे तो क्या है, आपको क्या देखना होता, कोई कहते आप भाई रीडिंग देख के बताओ, तो पहले तो वो आते थे भाई रीडिंग वाले, इस तरीके से मूव करते रहते थे, जैसे अपने भाई बाइक की का जो मीटर होता है कि इतने किलोमीटर चल गई, ऐसे ही मीटर के अंदर होती थी। लेकिन आजकल डिजिटल हो गए हैं तो एक यूनिट को देखें कैसे भाई, तो एक यूनिट किसके बराबर होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, एक यूनिट किसके बराबर होती है, तो 1 kWh के बराबर होती है। क्या होती है, 1 kWh के बराबर होती है। एनर्जी की ये यूनिट होती है जिसका मतलब होता है 3 गुणा में 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल के बराबर क्या होती है, एक यूनिट होती है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, मछली को पानी से बाहर निकालने के ऊपर है मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उनको भाई श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उनको श्वास लेने में, मछलियां क्यों मर जाती हैं भाई, तो श्वास लेने में दिक्कत आती है भाई, श्वास लेने में दिक्कत पैदा होती है किसकी वजह से भाई, जब उनको पानी से बाहर निकालते हैं तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये आपके भाई साइंस के 5 क्वेश्चन है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे भाई और साथ साथ में सेशन को शेयर करते रहे भाई। देखिए ये जो सब कुछ पढ़ा रहे हैं ये सब आपको क्या है, सब कुछ आपके नोट्स में लिखा गया है भाई, क्वेश्चन लिखे गए हैं, क्वेश्चन आंसर, ताकि आप जैसे ही आप एक 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमने पांचों सब्जेक्ट कवर किए हैं। इसी प्रकार आपकी 25 क्लास, 26 क्लास, 50 क्लास भी हो जाएंगी एक दिन, और 50 क्लास के अंदर 25 पंजा 125, 1250 से 15 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, यानी कि 60 के करीब हम भाई आपकी क्लास लेंगे, जिसके अंदर भाई आपके लगभग 2100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके भाई यहीं पे कंप्लीट होता है फोर्थ पोर्शन, और अब फिफ्थ पोर्शन की तरफ चलते हैं। और जल्दी जल्दी, इंग्लिश में टाइम नहीं लगाएंगे, इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल इजी है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। एक पहला क्वेश्चन ले आए भाई हम, व्हाट इज द सिनोनिम, एक कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 पर्सन, 2 पर्सन के बीच में आपसी जो बातचीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ये नहीं बोलते भाई कि भाई जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में डायलॉग हुआ है, डायलॉग का मतलब है एक कन्वर्सेशन बिटवीन दी 2 पर्सन, एक कन्वर्सेशन बिटवीन दी 2 पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग। और डायलॉग को मतलब होता है बातचीत। क्या होती है भाई, बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक फ्रेजल वर्ब दी गई है, क्राई डाउन। क्राई डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब दी गई है।
क्राई डाउन, क्राई डाउन का मतलब होता है हमेशा शिकायत करना, किसी को नीचा समझना, किसी को नीचा दिखाना। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो हो जाएगा टू डेप्रिशिएट। क्या हो जाएगा? टू डेप्रिशिएट क्या हो जाएगा? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा किसके लिए? क्राई डाउन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या होगा? टू डेप्रिशिएट, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है वी हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। क्या लिख रखा है कि वी हैव नो इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किस में? म्यूजिक भाई। तो यहां पर आपको बताना है क्या आएगा? इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? इन आता है भाई। तो इन म्यूजिक हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। यू आर दी खाली यू आर फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स ऑफ दी ऑल दी स्टूडेंट भाई। आपको ये बताना है यू आर क्या है भाई? यू आर फिर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है ऑफ ऑल स्टूडेंट भाई। यू आर दी यहां पे बताना है तो यू आर, क्योंकि सभी स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट की बात हुई है, सभी में से एक की बात हुई है तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लग जाएगा। यू आर दी बेस्ट ऑफ दी ऑल दी स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईदर ही वुड बी इन दी ऑफिस फिर फिल इन दी ब्लैंक्स है इन हिज फार्म हाउस। ईदर के साथ हमेशा क्या लगता है? नीदर के साथ नोर लगता है, ईदर के साथ और लगता है, तो इसको लिखेंगे नहीं। ईदर ही वुड बी इन दी ऑफिस, क्या तो वो अपने ऑफिस में होगा, या फिर मतलब और, या फिर इन दी फार्म हाउस। तो ईदर के साथ आपको याद रखना है हमेशा क्या वर्ड यूज होगा? ईदर के साथ हमेशा और वर्ड यूज होगा, नीदर के साथ नोर यूज होगा, सो के साथ दैट यूज होता है भाई। तो ये सब आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है।